नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, बीएसएफ एचसीएम का एक पेपर होता है जिसमें मैथमेटिक्स बहुत अच्छा आया हुआ है। बहुत अच्छा तो क्या है, पर फिर भी ठीक ठाक क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो मैंने कुछ 35-40 क्वेश्चंस निकाले हैं सारी शिफ्टों में से मिला करके, जो मुझे लगता है आपको पढ़ाने चाहिए और आपको आने भी चाहिए। वो सारे क्वेश्चंस अच्छे सवाल हैं, देखते हैं एक एक करके। ठीक है, इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस थे, लेकिन मैंने कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस जो अच्छे अच्छे क्वालिटी के हैं, जो आपको सीखने के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। तो ये बीएसएफ एचसीएम 2023-24 का पेपर है। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को बता दूं, मैथ्स और रीजनिंग अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं फाउंडेशन के तौर पे, तो हमने एक नया बैच बनाया है। हालांकि बहुत सारे बैच है हमारे यहाँ पे, हजारों की संख्या में विद्यार्थी पढ़ भी रहे हैं, पर हमने नया बैच बनाया है मैथ्स और रीजनिंग फाउंडेशन को मिला करके एक कोम्बो बैच बनाया है, जिसकी फीस हमने पहली बार बहुत ज़्यादा मिनिमम फीस कर दी है 599 रुपीज़। और बैच आपको 2 साल के लिए मिलेगा, यानी कि 2 साल तक आप एसएससी प्री मेंस या रेलवे की, बैंकिंग की, कोई भी परीक्षा आप दे रहे हो देश भर की, किसी भी राज्य की, छोटी मोटी सारी एग्जाम, तो उसके लिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग आप बहुत जीरो लेवल से एकदम शुरुआत से बहुत हाई लेवल तक का पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी एसएससी जीडी का भी एक नया बैच हम ये ले आए हैं। ठीक है, ये कंप्लीट रिकॉर्डेड है ना, लाइव नहीं है। फाउंडेशन बैचेस भी, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो व्यापम फाउंडेशन है। अगर आप एसएससी की कोई भी एग्जाम इनमें से कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो एसएससी का फाउंडेशन बैच भी है, जहां सारे सब्जेक्ट्स पे आप पढ़ पाओगे। चलिए अब हम सवाल देखते हैं सारे के सारे इसके, है ना। देखिए, पहला सवाल है, सरिता की आय ममता की आय से 20% ज्यादा है। सरिता की आय 42,000 है। देखिए, एक सरिता है, एक ममता है। ये बोल रहा है सरिता की आय ममता से 20% ज्यादा है, यानी कि जो सरिता है उसकी आय इस ममता से 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा का मतलब हो गया 1/5, यानी कि ये आय 5 है तो ये आय 6 हो गई। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है सरिता की आय तो 42,000 है, यानी कि ये वाली आय तो 42,000 दे रखी है मुझे, तो इसका मतलब ये 7,000 गुना है इसका। 6 का 7,000 गुना करेंगे तो ये आएगा, तो इसका 7,000 गुना करेंगे तो 35,000 आ जाएगा, यानी कि ये जो ममता है इसकी आय 35,000 हो गई। आगे बोल रहा है ममता की बचत 12,000 रुपए है। देखिए, ममता की बचत 12,000 रुपए हमें दे रखी है, ठीक है, जो कि सरिता की बचत से 20% ज्यादा है, यानी कि सरिता जो भी बचा रही है उससे 20% ज्यादा ये बचा रही है। 20% यानी कि फिर से 1/5, यानी कि अगर ये 5 बचा रही है तो ये 6 बचा रही है, यानी कि यहाँ 6 की वैल्यू 12,000 है, यानी कि इसका कितना गुना है, 2,000 गुना, तो इसका 2,000 गुना ये बचा रही है, यानी कि 10,000 रुपए ये बचा रही है। आपसे क्या पूछा हुआ है, ध्यान देना। ये बोल रहा है सरिता और ममता के व्यय, यानी कि जो खर्च है इनका। देखिए, ये तो इनकी इनकम हो गई, है ना, ये इनकी सेविंग हो गई, तो हमें पूछा इनके व्यय, यानी कि एक्सपेंडिचर का डिफरेंस पूछा है। तो एक्सपेंडिचर, इनका खर्च का अनुपात, अंतर कितना है। तो अगर ये 42,000 में से 10,000 खर्चा कर रही है तो ये 32,000 बचा रही है, और अगर ये 35,000 में से 12,000 खर्च कर रही है तो ये आपका 23,000 बचा रही है, यानी कि 23 और 10 33, यानी कि इन दोनों में जो खर्च का अंतर है वो 9,000 रुपए का है। तो 9,000 रुपए हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 18% बचाता है। देखिए, एक व्यक्ति की आय, ये आय लिख लीजिए यहां पर, बचत लिख लीजिए, खर्च लिख लीजिए। अगर मान लेता हूं एक आदमी की आय 100 रुपए है, तो 18 रुपए बचा रहा है वो, तो ये 18 रुपए इसने बचा लिए। एक काम करते हैं, रेशो ले लेते हैं, इसका आधा करेंगे 50 आ जाएगा, इसका आधा करेंगे तो 9 आ जाएगा। यानी कि अगर उसकी आय 50 रुपए है, जिसमें से उसने 9 रुपए बचा लिए, तो क्या 41 रुपए उसने खर्च कर दिए क्या, बताइए। ठीक है, ये बोल रहा है उसकी आय 6.65% बढ़ गई। ये जो आय है ये कितनी बढ़ गई, 6.65%। तो ये 6.65% बढ़ गई है उसकी आय, है ना। बचत में 20% की कमी हो गई, ये जो बचत है ये 20% घट गई है। ठीक है, तो ये बोल रहा व्यय कितना बढ़ेगा, बस हमें व्यय कितना बढ़ा है ये निकालना है। अच्छा तरीका ये है कि इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा। 0 का मल्टीप्लाई जैसे इसमें करोगे तो ये दशमलव यहाँ से खिसक के यहाँ आएगा, यानी कि 66.5 बचेगा। उसमें 5 का गुणा करिए तो 5 पंजे 25 की 5, 2 बचा, 5 छंग 30, 2 32 की 2, 3 बचा, 5 छंग 30 और 3 33, 332.5 आ गया है। ठीक है,
यहाँ पर ये कितना आएगा, 9 दूना 18, ये माइनस का 180 आ गया। और ये कितना आएगा, अब यहाँ मुझे निकालना है कि ये कितना खर्चा बढ़ा है इसका, तो मान लेता हूँ x% बढ़ गया। अब देखिए मैं जानता हूँ कि बचत और खर्च को जोड़ने पे आय आती है, इन दोनों को मुझे जोड़ना है ताकि ये आ जाए। तो मैंने कहा ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है, यानी कि यहाँ जो नंबर रहा होगा वो 332.5 से 180 ज़्यादा रहा होगा, तो इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दीजिए। आप बोलोगे ये 0.5 आ गया है ना, ये 2 आ गया यहाँ पे, ये 8 3 11 की 1 आ गया, और 3 4 5 1 ये 5 आ गया। यानी कि 41 में कितने का मल्टीप्लाई हुआ कि ये आया, बताइए। तो देखिए आप ऐसे ही समझिए, 41 का 10 बार गुणा करेंगे, देखिए ऑप्शन 10 के करीब है, 10 बार गुणा करेंगे तो 410 आएगा, जिससे बड़ा नंबर है ये। अगर मैं ऑप्शंस में देखूं तो 12 भी दे रखा है, 10 से तो बड़ा ऑप्शन आएगा, यानी कि 10 तो आंसर होना नहीं है। अब मैं 12 पे चला जाता हूँ, 12 गुना करूंगा तो 12 एकम 12 की 2, 12 चौके 48, 482 आएगा, लेकिन 482 से भी बड़ा है ये, मतलब ये 12 से भी बड़ा है, तो एक ही ऑप्शन है 12.5, ये हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा कि यहाँ पर ये कितना बड़ा है, 12.5% बड़ा है, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना। देखिए ए बी से 20% कम है, सी ए से 30% ज़्यादा है। अगर ए जो है हमारा, देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए जो है वो बी से 20% कम है। अगर मैं इसको 100 मान लूँ तो ये 20% कम हो गया, 80 हो गया, रेशो भी ले सकते हो 4-5 का। सी ए से 30% ज़्यादा है, जो सी है वो इस ए से 30% ज़्यादा है, रेशो की बजाय ऐसे ही कर लीजिए, ये इससे 30% ज़्यादा है। 80 का 30% होता है 24, ये 24 ज़्यादा है सी, यानी कि 80 में 24 जोड़ दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 104 आ जाएगा, है ना। ये ए बी सी का रेशो आ गया। ठीक है। बी में 20% की कमी होती है, अगर मैं इसको 20% कम कर दूं तो ये 80 हो जाएगा क्या। सी में 10% की वृद्धि कर दें, ये जो सी है ये 10% बढ़ जाएगा, तो सी को 10% बढ़ा दोगे तो 104 का 10% क्या होता है, किसी भी नंबर का 10% होता है, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। 104 में 4 के आगे पॉइंट लगा दोगे तो 10.4 आ जाएगा, ये 10.4 इसका 10% है, तो 10.4 ये बढ़ गया है, मतलब इसमें 10.4 जोड़ दो, तो 104 में 10.4 जोड़ा तो 114.4 आ गया है। ठीक है। ये बोल रहा है जो सी है वो बी के नए मान से कितना ज़्यादा है, ये जो सी है इस बी के नए मान से कितना ज़्यादा है, बस ये हमें बताना है। तो आप बताइए ज़रा, 80 से ये 114 कितना ज़्यादा है, 8 3 11, यानी कि 34.4 ज़्यादा है। ये किससे ज़्यादा है, 80 से। ये वाली संख्या इससे कितनी ज़्यादा है, 34.4, किससे, 80 से। ये कितना परसेंट है, बस ये हमें कैलकुलेट करना है। मैंने कहा एक काम करिए, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 4 से काट दीजिए, 4 8 32, 33 34, 2 बचा, 4 6 24, 86 पंजे 430 होता है। मतलब इसका आधा करके जीरो लगाना होता है और कुछ नहीं। 5 का किसी भी नंबर में गुणा करना हो तो जिस संख्या का 5 में गुणा कर रहे हो उस संख्या को आधा करके जीरो लगा दीजिए, लेकिन एक नंबर के बाद दशमलव है तो 43% ही आंसर आ जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर पहला ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। मान लेता हूं टोटल वोटर्स हैं, टोटल वोटर्स मैंने मान लिए x हैं, तो मैंने कहा x टोटल वोटर्स है हमारे पास, 20% ने वोट नहीं डाला तो 80% ने वोट डाला खाली। 80% का मतलब होता है 4/5, मतलब टोटल वोटर्स का 80% लोग ने वोट डाला है। इसमें से भी 5% इनवैलिड हो गए, जो किसी को नहीं मिले, तो इसका मतलब 5% का मतलब होता है 1/20, यानी कि 20 में से एक वोट इनवैलिड हो गया, तो 20 में से 19 वोट बचे हमारे जो वैलिड थे, है ना। और उसके बाद ये बोल रहा है कि एक उम्मीदवार को इतने वोट मिले जो वैध मतों का 65% था, तो ये हमारे वैलिड वोट हैं। अगर मैंने इनवैलिड हटा दिया 20 में से एक, तो 19 वोट क्या है, वैलिड है, यानी कि ये सारे हमारे वैध मत हैं। इस वैध मतों का 65% होता है 13/20, यानी कि जो 13/20 वोट मिले हैं इस वैध मतों का, वो एक कैंडिडेट को मिले हैं जिसके वोट हैं 9880। ठीक है, इसको कैलकुलेट करिए। देखिए 4 से 20 कटेगा 5 बार, है ना। 13 से काट दें अपन, 13 से 91, 91 13 78, है ना, 0, 19 चौके 76, 40 बार हो गया है। तो देखिए 40 पंजे 200 और ये 100, ये 200 गुणा 100 20,000 आ गया, यानी कि टोटल वोटर्स की संख्या 20,000 आ गई हमारी, यानी कि उस गांव शहर जो भी है उसमें 20,000 टोटल वोटर्स हैं।
लेकिन हमें पहले को वोट नहीं पूछे, हमें पूछ रहे हैं कि दूसरे वो उम्मीदवार को कितने वैलिड वोट मिले हैं। तो वापस से यहाँ x की वैल्यू रखिए, 20,000 टोटल वोटर्स है अब हमारे पास। इसमें से 20% लोग वोट डालने नहीं गए तो 80% लोग वोट डालने गए, यानी कि 4/5। इसमें से भी 5% इनवैलिड हो गए तो बचे कितने, 19/20, ये वैलिड वोट हैं आपके। और इसमें से भी एक बंदे को मिले हैं 13/20, यानी कि 20 में से 13 वोट अकेला बंदा ले गया, तो 20 में से 7 वोट बचे जो वो दूसरे बंदे को मिले होंगे। ये सेकंड कैंडिडेट को कितने मिले हैं, ये हमारा सवाल है। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। 5 दूना 10 से ये 10 भी कट जाएगा, 2 से ये 20 भी कट जाएगा 10 बार, है ना। तो देखिए 7 चौके 28 या 19 चौके 76, तो 76 इंटू 70 कर लीजिए आप, ये जीरो आ गया। 7 छंग 42 की 2, 20 है क्या कहीं, ये रहा यहाँ 20, यानी कि 53-20 आंसर आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये बताइए, एक सब्जी विक्रेता ने कुल सब्जियां खरीदी, ये प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ अच्छे क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं अब। एक सब्जी विक्रेता ने कुछ सब्जियां खरीदी, उसने उनमें से आधे को 20% लाभ के साथ 240 रुपये में बेच दिया। 22.5% का टोटल लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी बची सब्जियों को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। कुछ सब्जियां उसने खरीदी और उसमें से आधी सब्जी को 20% लाभ पे बेच दिया और बाकी आधी बची उनको बेचा होगा। तो देखिए पहले आधी बेची उसने 20% लाभ पे, तो ये आधी बेच दी 20% के लाभ पे। अब ये बोल रहा है बाकी बची को कितने लाभ पे बेचे, तो मैंने कहा मान लिया बाकी को x% लाभ पे बेचा, और इस प्रकार जो टोटल लाभ हुआ है वो 22.5% का है। या एक काम करो वेटेड एवरेज लगा दो, उससे भी हो जाएगा। भाई देखिए आधी सब्जी बेची उसने 22.5% लाभ पे, आधी सब्जी बेची उसने x% लाभ पे मान लिया। आधी का मतलब क्या होता है, एक मान लो टोटल सब्जियां 2 थी, तो 2 में से एक सब्जी यहां बेच दी, एक सब्जी यहां बेच दी। 2 का आधा सब्जी, 2 का आधा, एक सब्जी यहां बेच दी, एक सब्जी यहां बेच दी, ठीक है। तो टोटल वेटेड एवरेज लगा दो, 20 से कम 20 आ गया प्लस x से कम x आ गया। ये टोटल योग को टोटल संख्या से डिवाइड करेंगे, टोटल सब्जियों की संख्या से 2 से, तो टोटल ओवरऑल एवरेज आना चाहिए जो कि 22.5% के बराबर है। 22.5 का डबल होगा 45, यानी कि x बराबर कितना आ गया 45 माइनस 20, यानी कि 25%। यानी कि मुझे 25% का फायदा होता है वो बाकी बची हुई जो आधी सब्जियां हैं उनको बेचने पे, ठीक है। ये बोल रहा है बाकी बची हुई सब्जियां उसने कितने रुपए में बेची। ये बोल रहा है कि पहले आधी 20% लाभ पे बेच दी, बची हुई सब्जियों को कितने % लाभ पे बेचेगा। तो देखो पहले तो मैं ये पता कर लेता हूं कि टोटल सब्जियां मेरे पास 2 है ना। कुछ सब्जियां बेची है, सब्जियां मैंने 2 मानी हुई है टोटल, ठीक है। देखिए शुरू में जो आधी बेची है वो 20% लाभ के साथ 240 रुपए में बेच दी उसने। तो मैं एक काम कर सकता हूं क्या, जो शुरू में आधी बेची है, आधी यानी कि एक बेची है, देखो ये जो आधी सब्जियां हैं यानी कि 1 यूनिट है, इस 1 यूनिट की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, है ना, कि इनको 20% लाभ के साथ 240 में बेचा। तो 20% लाभ या का मतलब क्या हो गया, 120% में बेची, यानी कि ये बोल रहा है 240 में बेची। तो इसका मतलब 100% क्या आ गया, 200 रुपये, नहीं 12 दूना 24, हाँ 200 रुपये आ गया। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये जो आधी सब्जियां हैं, ध्यान से समझना, 1 यूनिट, इसकी वैल्यू आ गई 200 रुपये, इसका कॉस्ट प्राइस आ गया 200 रुपये, समझ रहे हो, 200 रुपये। और एक बात बताओ कि आपने जो सब्जियां खरीदी थी उसमें से आधी अगर 200 रुपये की, तो आधी बची हुई वो भी 200 रुपये की होगी। तो जो बची हुई आधी है यानी कि ये वाली आधी, आधी ये हो गई, इनकी प्राइस 200 रुपये है, इनकी प्राइस भी 200 रुपये, क्योंकि सेम कीमत है, मात्रा भी सेम है। तो 200 रुपये की जो वस्तुएं हैं आपकी दूसरे प्रकार की, ठीक है, इनको आप बेच रहे हो 25% लाभ पे। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि 4 का सामान 5 में बेचा। तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है दूसरी वस्तुओं का। आप बताओ 4 से कटेगा 200, 4 पंजे 20, 50 बार 50 पंजे 250 आंसर आना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा आंसर आ जाएगा, 250 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 250 रुपये हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। एक दुकानदार 21 नोटबुक खरीदने पर 4 नोटबुक फ्री देता है, कितने का डिस्काउंट दिया उसने। देखिए डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, आप जानते हो एमआरपी पे। तो ये बात याद रखिएगा हमेशा, बेसिक सा सवाल है कि कितनी वस्तुएं आपने फ्री दी है, टोटल आप घर कितने लेके आए, इंटू 100।
ठीक है, ये डायरेक्ट डिस्काउंट निकालने का रिजल्ट्स है ना, कि आपने कितनी वस्तुएं फ्री दी हैं, घर आप कितनी लेके आए टोटल, तो फ्री बटे टोटल इंटू 100 कर लेना, यही डिस्काउंट परसेंटेज होता है। तो आप बताइए फ्री कितनी मिली है, 21 खरीदी है, 4 फ्री मिल गई, तो फ्री 4 मिली है टोटल। आप 21 खरीदी है, 4 तो मुफ्त में मिल गई, तो 21 + 4, घर आप 25 लेके आए, तो ये कितना परसेंट है बताइए। तो आप 25 से 100 को काटोगे 4 बार, 4 चौके 16, यानी कि जो डिस्काउंट मिला आपको वो 16% का मिला है। 16% आपके सवाल का आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, आशु अपने ग्राहकों को एक शर्ट पे 18% की छूट के बाद भी 25% लाभ कमाता है। देखिए, अगर शर्ट पे 18% का डिस्काउंट दे रहा है फिर भी 25% लाभ कमा रहा है, तो अंकित मूल्य इतना है। देखो, डिस्काउंट देके लाभ हो रहा है, आपको भी पता है सीपी और एमपी का रेशियो डायरेक्ट निकाला जा सकता है। सीपी क्या होता है हमेशा, सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट, एमपी क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट। इस सवाल में एक चीज अच्छे से देखो कि ये शर्ट पे डिस्काउंट दे रहा है, लाभ कमा रहा है। किसी भी सवाल में अगर डिस्काउंट देके लाभ हो रहा हो आपको कभी भी, तो आप ऐसा करेंगे 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट, यानी कि 100 में से डिस्काउंट को घटा देंगे, तो डिस्काउंट है 18 का, यानी कि ये आ जाएगा 82। ठीक है, ये एक कॉस्ट प्राइस हो गया। एमआरपी कितना हो जाएगा, 100 में प्रॉफिट जोड़ देना, 125 रुपये आपका एमआरपी हो गया। ठीक है, ये बोल रहा है एमआरपी 700 है, यानी कि प्रश्न के हिसाब से 700 रुपये एमआरपी है, हमारे हिसाब से एमआरपी है 125 रुपये। तो ये क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य बताओ, क्रय मूल्य है 82 रुपीज़। ये हमें सवाल को सॉल्व करना है, बस ये बेसिक सा सवाल है। आप देखोगे 25 पंजे 125, 25 चौके 100, ये 100 है ना, 20 मतलब 100 होता है, तो 7 चौके 28 गुना 82 करना है ना, 28 गुना 82 करना है। देखिए 82 गुना 28 है, 82 गुना 28 कर लीजिए। आप बोलोगे 28 गुना 56 की 6, 5 बचा, 28 हटे कितना होगा, 28 हटे 280, 280 माइनस 56 करना है 56, 10 माइनस 6 4, 5 6 2 बचा, 224, 5 229, 229 आ गया है, 229, 2296, 2296 आ गया है, 2296 डिवाइड बाय 5 आ गया। ठीक है, आप 5 से काट दीजिए, 5 चौके 20, 2 बचा, 5 पंजे 25, 25 4 बचा, 5 9 में 45, 5 दूनी 10, 459.2, 459.2 ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक सवाल है। ठीक है, चलिए ये बताइए, एक दुकानदार प्रत्येक किलो गेहूं पर 250 ग्राम कम देता है। एक दुकानदार प्रत्येक किलोग्राम गेहूं पर 250 ग्राम कम देता है। अच्छा, मतलब हर 1 किलो पे 250 ग्राम कम तोल रहा है, मतलब बेईमानी कर रहा है। ठीक है, बेईमान दुकानदार वाला सवाल है। 54% लाभ कमा रहा है। इस प्रकार यदि उसने गेहूं को सही ढंग से बेचा होता, मतलब ईमानदारी से बेचा होता, तो विक्रय मूल्य पहले जैसा ही रखता। अभी उसने विक्रय मूल्य पहले जैसा नहीं रखा, उसने धोखाधड़ी कर ली है, तो उसका प्रॉफिट क्या होता बताइए। देखिए, मान लेते हैं, आप ऐसे समझो कि मान लेते हैं पहले वो X रुपए का सामान खरीद रहा था, देखो X रुपए में खरीद रहा था और Y रुपए में बेच रहा था। पहले ये था ना भाई, धोखाधड़ी करने से पहले, धोखाधड़ी करने से पहले मान लो वो X रुपए में खरीद रहा था, Y रुपए में बेच रहा था। एक बात बताओ, लेकिन अब क्या कर रहा है वो, कि अब वो 1 किलो पे 250 ग्राम कम दे रहा है, यानी कि लोगों को दिखा रहा है कि वो 1 किलो बेच रहा है, यानी कि 1000 ग्राम बेच रहा है, लेकिन वो बंदा 1000 ग्राम लोगों को बेच रहा है, ऐसा लोगों को लग रहा है, लेकिन वो 250 ग्राम कम सामान बेच रहा है। यानी कि जो सामान उसने 750 ग्राम में ही 750 रुपए में खरीद लिया ना, वो लोगों को 1000 ग्राम में बेच रहा है ना, 250 ग्राम कम में बेच रहा है। इसका मतलब ये हुआ, और इस प्रकार ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो 54% का कमा रहा है। यानी कि अगर वो कोई सामान 100 रुपए में वो खरीद रहा है ना, तो 54% का लाभ हो रहा है उसको, यानी कि 154 में बेच रहा है वो। ठीक है, आप सॉल्व करिए, 25 चौके 100, 25 तिया 75। ठीक है, 3 से ये नहीं कट रहा, 4 से ये नहीं कट रहा, कोई बात नहीं। 3 का x में गुणा करने पर 100 आना चाहिए, 4 का y में गुणा करने पर ये आना चाहिए, यानी कि 3 गुणा x 3x, 3 में x का गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए, तो 3x बराबर 100 आ गया। और 4 में y का गुणा करना है, बटे लगाना है, 4 में y का गुणा करना है, 4y बटे में कितना आना चाहिए, इधर 154 आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा सवाल है। एक काम करेंगे, ये जो 3 है ये यहाँ से आप मल्टीप्लाई करके यहाँ कर दीजिए, 4 का मल्टीप्लाई वहाँ कर दीजिए, या आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर लें। 2 दूना 4, 2 से कटेगा 2 से 14, 2 से 14। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 100 में होते ही ये 200 आ जाएगा, और 77 का 3 में गुणा करते ही 7 या 21 की 1, 2 बचा, 7 या 21 और 2 23 आ जाएगा। तो ये x, ये y, x हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ध्यान देना, और y हमारा सेलिंग प्राइस है, यानी कि 200 रुपये में खरीद के 231 में आप बेच रहे हो। इसका मतलब जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज बनेगा वो 31 रुपये का बनेगा, वो भी 200 रुपये के क्रय मूल्य पे।
तो बताइए 100% कितना बन जाएगा। तो आप बोलोगे 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे और 31 का आधा 15.5% होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर आ जाएगा। 15.5% आप यहाँ से प्रॉफिट अर्न करोगे। ठीक है, ये बताइए, एक दुकानदार से 36 रुपये किलो की दर से 50 किलो चीनी खरीदी, 39 रुपये प्रति किलो की दर से 100 किलो चीनी में मिला दी। मतलब दो प्रकार के मिश्रणों को लेकर के मिला रहा है आपस में, और इस प्रकार 9% का लाभ कमा रहा है। तो मिश्रण का प्रति किलोग्राम सेलिंग प्राइस क्या है? देखिए, एक कीमत का मिश्रण खरीदा उसने 36 रुपये पर किलो वाला, एक मिश्रण उसने खरीदा है 39 रुपये पर किलो वाला। ठीक है, ये कितनी मात्रा में और ये कितनी मात्रा में खरीदे हैं? तो ये मात्रा खरीदी है 50 किलो, ये मात्रा है 50 kg, और ये मात्रा है 100 kg। ठीक है, 9% लाभ पे बेच रहा है, प्रति किलो मूल्य चाहिए। बेसिक सवाल हो गया। देखिए, जब भी ऐसा सवाल दे रखा हो वेटेड एवरेज लगाना है, मात्राओं का अनुपात ले लीजिए। ये 50 किलो है, ये 100 किलो है, रेशो ले लो, 50 से कम 50, 50 दूना 100। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 36 से कम 36, यानी कि 1 किलो खरीदा 36 रुपये में 1 किलो के हिसाब से, तो 36 रुपये में मिला। प्लस 39 रुपये में 1 किलो आता है, तो 2 किलो कितने में आएगा? 39 दूना 9 दूना 18, 3 दूना 7। ठीक है, इतने रुपये में खरीदा। ये टोटल प्राइस है कितने किलो की? तो आप बोलोगे 2 + 1 3 किलो की। तो ये 3 किलो की प्राइस इतनी है, तो 3 का भाग देते ही प्रति किलो प्राइस आ जाएगा। ये तो पर केजी का प्राइस आया हमारा। अब मुझे चाहिए इस पर 9% लाभ, तो क्या मुझे इसको 109% में नहीं बेचना पड़ेगा? 109% मतलब बटे में 100, 109 में 100 का भाग दोगे तो 1.09 आ जाएगा। 8 6 14 की 4, 7 3 10 11, 3 × 1.09 करना है आपको। ठीक है, देखो 3 3 9, 10 11, 2 बचा 3 8 24, है ना। अब आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप चाहें तो कुछ भी, है ना। 8 9 72 की 2 2 आ रहा है, यानी कि यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, तो आंसर केवल ये 2 ही बच रहे हैं हमारे। ठीक है, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो 109 × 38। ठीक है, 109 × 38 कर लीजिए आप। तो देखिए 8 9 72, 8 एकम 8 इंटू 9 3 27, 3 एकम 3, तो ये आएगा 2 7 7 14 की 4, 8 2 10 और 11 की 1, 3 41 42, 41 42 ये रहा ऑप्शन आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 41.42 आंसर आ जाएगा। 41.42 क्यों? क्योंकि टोटल 2 नंबर के बाद पॉइंट था, तो यहाँ भी 2 नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। 41.42 आपका आंसर बन जाएगा। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 600 रुपये है, एक दुकानदार इसके सूची मूल्य पे 15% डिस्काउंट देता है और इतने रुपए में बेचता है। यदि वह इसके सूची मूल्य पे 10% डिस्काउंट देके बेचे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, किसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 600 है। ठीक है, ये बोल रहा है कि इसकी सूची मूल्य होता है लीस्ट प्राइस, LP लीस्ट प्राइस, है ना। लीस्ट प्राइस पे 15% डिस्काउंट देने के बाद इतने में बेचा, यानी कि उसने, ध्यान से समझना, 680 रुपये में बेचा है, वो भी कब? जब 15% डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 85% की वैल्यू हो गई है। तो इंटू 100 निकाल के यहाँ से लीस्ट प्राइस निकाला जा सकता है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल। मैंने कहा देखो, 17 चौके 68, 17 चौके 68, 40 बार कटेगा, 17 पंजे 85, 5 बार, 5 से 40 8 बार कटेगा, 800। यहाँ से लीस्ट प्राइस आपका 800 आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस आपको ऑलरेडी दे रखा है ना, ये काटा पीटी करोगे ना 800 आ जाएगा। ये बोल रहा है कि अगर लीस्ट प्राइस पे 10% डिस्काउंट देने के बाद बेचे, यानी कि अब वो कितने में बेच रहा है पता है? सेलिंग प्राइस कितना है, वो इस पे भी 10% डिस्काउंट दे रहा है। 800 का 10% क्या होता है? मैंने बोला था एक नंबर के बाद दशमलव लगा दो, तो जीरो के बाद दशमलव लगा दोगे तो 80 रुपये बचेगा, इसका 10%। तो इसमें से 80 रुपये की और छूट दे दी, यानी कि 720 रुपये में ही बेच रहा है वो। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपने जो 600 रुपये का सामान है वो 720 में बेचा, तो आपको 120 का फायदा हुआ। कितने पे? 600 पे। तो ये कितना परसेंट हो गया? 20% होता है ना 1/5, तो 12 का 5 गुना होता है 600, 12 पंजे 60, 120 पंजे 600, 5 से 120 बार कटेगा, प्रॉफिट 20% का आ गया। एक दुकानदार एक वस्तु को P को 15% लाभ पे इतने रुपए में बेचता है, दूसरी वस्तु Q को 5% हानि पे इतने रुपए में बेचता है। संपूर्ण लेन देन में उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, एक बंदा है P जो किसी वस्तु को इतने रुपए में बेच रहा है, वो भी 15% लाभ लेके। तो अगर उसने बेचा है 6210 रुपये में, 15% लाभ पे, तो 115% में, तो इंटू 100 करने से यहाँ से कॉस्ट प्राइस आ जाएगा कि उसने खरीदी कितने में थी वो वस्तु। ठीक है ना। चलिए आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 से काट दो 23 बार, 5 से काट दो 20 बार, 23 दूना 46, 23 तिया 69, है ना, ज़्यादा हो जाएगा, 23 दूना 46, 46 और 10 56, 57 58 59 60 61 62,
16 आ जाएगा, 161 हो गया। 23 से कितनी बार जाएगा? 8 बार नहीं, 7 बार। 23 सते कितना हो गया? 23 सते 7 या 21 की 1, 2 बचा, 7 दूनी 14, 2 16, 161 है ना, बिल्कुल कट गया। तो 270 बार कटेगा ये इससे, इसका मतलब। तो 27 दूना 54, यानी कि 5400 रुपये में इसने खरीदा है। ये कॉस्ट प्राइस आ गई पी की। क्यू की कॉस्ट प्राइस कितनी है? तो देखो क्यू बेच रहा है 2470 रुपये में किसी वस्तु को, वो भी 5% हानि पे। 5% हानि यानी कि 95% में बेच रहा है। तो इंटू 100 निकाल लीजिए, यहाँ से इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा क्यू का, कि क्यू ने कितने में खरीदा था। आप इसको 5 से कट करिए, 5 से कटेगा 19 बार, 5 से कटेगा ये 20 बार। आप 19 से काट दो, 19 से कम 19 और एक 20, 4 बचा, 5 19 या 57, 0 13 दूनी 26 आ गया ये। तो ये 2600 रुपये में इसने ये खरीदा। यानी कि मैं टोटल कॉस्ट प्राइस देखूँ, टोटल कॉस्ट प्राइस CP1 प्लस CP2, तो वो कितना बनेगा? इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये आएगा 5 2 7 8, 8,000 रुपये कॉस्ट प्राइस आ गया आपका टोटल। इन दोनों को जोड़ने पे 5 2 7, 6 4 10, एक हासिल आएगा, इधर 8,000 हो गया। तो ये आपका टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया। टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ गया? SP1 प्लस SP2, तो वो हमें गिवन है। इन दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों वस्तुओं को इतने इतने में बेच रहे हो आप। तो ये 0 आ गया, 7 और 1 ये 8 आ गया, 4 और 2 ये 6 आ गया, 6 और 2 ये 8 आ गया। 8,680 रुपये ये आपका सेलिंग प्राइस बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक बात बताइए, आपको टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ? 8,000 का सामान 8,680 में बेच रहे हो, यानी कि 680 का फायदा हो रहा है आपको इस 8,000 रुपये के सामान पे। तो बताइए ये कितना % हो जाएगा? कैलकुलेट करिए। 3 0 से 3 0 कट जाएंगे। 8 से काटोगे तो देखो 4 से काटो, 4 से 17 बार, 4 से 2 बार, 17 का आधा 8.5% होता है, यानी कि 8.5% आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, ये बताइए, कैब के किराए का मूल्य तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है। यानी कि जो कैब का किराया है उसका मूल्य दूरी के अनुक्रमानुपाती है। तो देखो मूल्य मतलब प्राइस, प्राइस जो है वो अनुक्रमानुपाती है उसके डिस्टेंस के। जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक के, एक कांस्टेंट के का मल्टीप्लाई होता है, के इंटू डी हो गया। ठीक है, ये बात आप समझते हो। अब ये बोल रहा है अगर दूरी 150 है, तो देखिए डिस्टेंस 150 दे रखी है हमें, है ना, और प्राइस 750 है। तो मैं यहाँ से क्या के का मान निकाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल। 15 पंजे 75, यानी कि के का मान यहाँ से 5 आ जाएगा। अब के का मान मुझे मिल चुका है। अब ये बोल रहा है कि अब दूरी आपकी 225 है, अब डिस्टेंस 225 दे रखी है, और के का मान मुझे पता ही है 5 है। तो बताओ प्राइस कितना लगेगा? आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 दूनी 10, 1000 ये आ गया, और 25 पंजे 125 ये, 1000 में 125 जोड़ो 1125 आ जाएगा। 1125 ये आंसर आ जाएगा प्राइस आपका। ठीक है ना। ये बताइए, स्थिर जल में एक नाव की चाल धारा की चाल से अनुपातीय है। शांत जल है, ध्यान रखना। तो नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात कितना है? 11:4 आ गया। ठीक है, क्या मैं यहां से डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम निकाल सकता हूं क्या? डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशो, भाई ये 11x हो गया, ये 4x हो गया। रेशो है, एग्जैक्टली मैं नहीं जानता, 11x 4x मान लो। तो डाउनस्ट्रीम क्या होगा? 11 + 4 यानी कि 15x। अपस्ट्रीम क्या होगा? 11 - 4 यानी कि 7x। ठीक है, अब ये बोल रहा है, ध्यान से समझना, कि आप धारा के अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम में 54 किलोमीटर गए हो, तो 54 किलोमीटर गए हो डाउन स्ट्रीम में, यानी कि 15 की स्पीड से, 15x की स्पीड से, है ना। तो आपको कितना समय लगा? 72 मिनट लगा है। 72 मिनट है, इसको घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग दे दो। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो 15 चौके 60 हो गया, 4 से 72 कटेगा 18 बार, और 18 से 54 कटेगा 3 बार, यानी कि यहां से मुझे x बराबर 3 मिल गया। x बराबर कितना मिल गया? 3 मिल गया। जैसे ही मुझे x का मान 3 मिला, क्या मैं कह सकता हूं कि यह आएगा 15 × 45 और यह आएगा 3 × 7 21। x का मान 3 रख दिया, 3 × 15 45, 3 × 7 21। धारा की दिशा में नाव की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे, धारा की विपरीत दिशा प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई। अब ये बोल रहा है धारा के अनुकूल, अगर आप डाउन स्ट्रीम में 63 जाना चाहते हो तो 63 जाना है डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में आपकी स्पीड 45 बनेगी, है ना, और प्लस धारा के प्रतिकूल अप स्ट्रीम में 42 किलोमीटर जाना चाहते हो 21 की स्पीड से, तो 42 किलोमीटर जाओगे आप 21 की स्पीड से। तो आपको टाइम पूछा है, तो टाइम की वैल्यू पूछिए। तो देखिए सॉल्व करें इसको जरा फटाफट। आप देखोगे 9 से काट दें, 9 × 7 = 63, 9 × 5 = 45, 21 दूना 42, तो 2 घंटे और ये 1 घंटा, 3 घंटे से बड़ा आंसर आएगा। 2 ऑप्शन है ऐसे, मैंने कहा सॉल्व करो। 5 × 5 6 7, 2 बचा, 5 चौके 20 प्लस 2, तो 2 में 1.4 जोड़ोगे तो ये कितना आएगा? 3.4, यानी कि 3.4 आवर्स लगेंगे। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। ये बताओ,
आपसे बोला है एक नाव धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 6 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटे का टाइम लेती है, जबकि धारा के प्रतिकूल 72 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 48 किलोमीटर दूरी तय करने में 13 घंटे लगाती है। स्थिर जल में नाव की चाल बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, धारा के प्रतिकूल जा रही है यानी कि अपस्ट्रीम में जा रही है, धारा के अनुकूल आ रही है, डाउन स्ट्रीम में जा रही है। यहां मैं लिखूंगा इनका टाइम। मैंने कहा प्रतिकूल, धारा की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर गया, तो धारा के विपरीत 4 किलोमीटर गया, धारा की दिशा में 6 किलोमीटर गया, टोटल टाइम लगा 1 घंटे का, है ना। अगली लाइन में है प्रतिकूल में 72 किलोमीटर गया, तो अप स्ट्रीम में 72 किलोमीटर गया, डाउन स्ट्रीम में 48 किलोमीटर गया, और टाइम लगा है आपको 13 घंटे का, 13 घंटे लगे। ठीक है, चलिए अब एक बात बताओ, इक्वेशन है तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे चाहूँ तो मैं यहाँ 18 का गुणा करके ये हटा सकता हूँ, या यहाँ 8 का गुणा करके ये हटा सकता हूँ। मैं यहाँ 8 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो, तो ऊपर वाली इक्वेशन में मैं 8 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 8 का मल्टीप्लाई करते ही 8 चौके 32 आएगा, 8 छंग 48 आएगा, 8 एकम 8 घंटे आएगा, है ना। ये दो इक्वेशन आ गई, एक ये। मैंने कहा इस इक्वेशन में से ये वाली घटा दीजिए। आप जब इक्वेशन घटाएंगे तो देखो 72 में से 32 गया तो 40 बचेगा, और ये 48 से 48 कटेगा घटाने में, 13 माइनस 8 यानी कि 5 घंटे। तो एक बात बताओ, 5 घंटे में 40 किलोमीटर गया, तो अप स्ट्रीम में 5 घंटे में 40 यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया अप स्ट्रीम आपका। ठीक है, अब अप स्ट्रीम यानी कि धारा के विपरीत दिशा में आप 8 की गति से चल रहे हो। धारा के विपरीत दिशा में अगर आप यहां देखें तो 72 किलोमीटर आप जा रहे हो। यहां पे भी रख सकते हो वैल्यू, यहां पे भी रख सकते हो। यहां देख लो 72, अगर आप 8 की स्पीड से 72 किलोमीटर जाओगे तो 9 घंटे लगेंगे। अगर आपको यहां 9 घंटे लग गए, टोटल घंटे लगे हैं 13, तो इसका मतलब 4 घंटे यहां लगे होंगे। तो 4 घंटे में अगर आप 48 किलोमीटर गए तो 1 घंटे में 12, यानी कि धारा की दिशा में आप 12 की स्पीड से चले हो। इसका मतलब ये हुआ। ये यहां पे भी देख सकते हो ऊपर वाली इक्वेशन में, ध्यान से समझना कि अगर आप 4 किलोमीटर जा रहे हो 8 की स्पीड से, भाई अप स्ट्रीम में आपकी स्पीड 8 है, तो अगर आप 4 किलोमीटर गए हो 8 की स्पीड से तो आधा घंटा यहाँ लग गया, टोटल 1 घंटा लगा। तो 1 घंटे में से आधा घंटा यहाँ लग गया, तो आधा घंटा यहाँ, यानी कि आधे घंटे में आप 6 किलोमीटर जा रहे हो, तो पूरे घंटे में आप 12 किलोमीटर जाओगे, यानी कि पूरे घंटे में 12 किलोमीटर जा रहे हो। डाउन स्ट्रीम स्पीड ही आ गई। आपसे पूछ रहा है ये स्थिर जल में नाव की चाल बताओ, यानी कि मुझे खाली एक्स का मान पूछा है, तो एक्स का मान क्या होगा, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम जोड़ के आधा कर दो, 12 और 8 20, 20 का आधा 10। आपको पता है ना, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम जोड़ के आधा करते हैं तो नाव की चाल आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। यह आंसर हो जाएगा। ये बताओ, एक नाविक धारा की दिशा में 75 किलोमीटर दूरी तय करता है, धारा की दिशा में 75 किलोमीटर दूरी तय करता है और वापस आता है। तो देखिए, जब 75 किलोमीटर गया है तो आएगा भी 75 किलोमीटर, टोटल उसे 30 घंटे का टाइम लगता है। धारा की दिशा में नाव की चाल धारा की दिशा में विपरीत चाल, विपरीत दिशा में नाव की चाल से डबल है। धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड उसकी अप स्ट्रीम स्पीड से डबल है, यानी कि इधर अगर उसकी स्पीड x है तो इधर इसकी स्पीड 2x है। नहीं आया समझ में? देखो, धारा की दिशा में जो नाव की चाल है वो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल का डबल है। तो अगर आप विपरीत दिशा में जिस गति से चल रहे हो ना, धारा की दिशा में उसका डबल स्पीड से चल रहे हो आप। ठीक है, ये बोल रहा है आप धारा की दिशा में 75 किलोमीटर गए हो और वापस आए हो, तो भाई जितना गए हो उतना आओगे भी सही। तो इसका मतलब है कि 75 किलोमीटर अगर आप गए हो तो आओगे भी 75 किलोमीटर, है ना, अप स्ट्रीम में x की स्पीड से, और इस प्रकार आपको 30 घंटे लग रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। मैंने कहा यहाँ बटे में 2x है, यहाँ 2x लाने के लिए 2 का गुणा कर दूं ऊपर नीचे। आप बोलोगे बिल्कुल। मैंने कहा ऊपर 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 देखूं तो मैंने कहा ये 15-15 से कट रहे हैं, तो मैंने कहा 15 दूना 30, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, काट सकता हूं मैं इसको। मैंने कहा यहाँ एलसीएम आ जाएगा 2x, और वो 2x वहां चला जाएगा तो 2 दूना 4x आ गया। ये 4x किसके बराबर हो गया, 5, और ये 10, 15, 15 के बराबर हो गया। तो अगर 4x बराबर 15 है तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर आएगा क्या 15/4। ये x का मान आ गया 15/4, है ना। अगर x का मान 15/4 है तो मैं डाउन स्ट्रीम भी निकाल सकता हूं, यहां से अप स्ट्रीम भी निकाल सकता हूं। यहाँ पे x का मान आया है 15/4, 2x का मान आया है 15/4 का 2 गुना, 15/4 का 2 गुना, है ना। मुझे क्या चाहिए, स्थिर जल में, यानी कि शांत जल में। शांत जल में केवल नाव चलती है, पानी तो शांत है, बोल ही दिया है। स्थिर जल है, पानी ठहरा हुआ है, तो खाली नाव यानी कि x की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो अगर x की गति से अगर मैं 60 किलोमीटर जाऊंगा तो मुझे टाइम पूछा है। तो देखिए, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। जाना कितना है, 60 किलोमीटर, और मेरी चाल कितनी होगी नाव की, तो नाव की चाल होगी इन दोनों के योग का आधा।
भाई डाउन स्ट्रीम पता है, अप स्ट्रीम पता है, तो इन दोनों के योग का आधा ही नाव की चाल होती है। इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। तो मैंने कहा जब इन दोनों को जोड़ूंगा, मतलब मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ये जो नाव की चाल होगी वो क्या होगी। तो नाव की चाल हो गई, इन दोनों को जोड़ के आधा करो, 15/4 का 2 गुना में जोड़ दो 15/4, और जोड़ के आप आधा कर दीजिए, तो ये इनकी स्पीड आ जाएगी। तो मैंने कहा देखो 15/4 15/4 दोनों में है, 15/4 कॉमन ले लो, है ना, इनटू, अब यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, 2 और 1 आ गया 3, बटे में कितना आ गया 2 आ गया, तो ये कितना आ गया 15 45/8 आ गया है। तो ये 45/8 की स्पीड से आ रहा है, ठीक है, ये 45/8 आ गया स्पीड आपकी, ये 45 आ गया, और बटे का 8 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? चलिए इसको कैलकुलेट करिए भाई, 15 × 45, 15 चौके 60, 8 चौके 32/3 आ गया है, 32/3 आ गया, यानी कि 3 से कटेगा ये, 3 कम 3 0 2/3, 10 सही 2/3 आंसर आना चाहिए इसका, 10 सही 2/3, ये पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 50 किलोमीटर की दौड़ में ध्यान से समझना, अगर मैं 50 किलोमीटर की एक दौड़ बनाऊं, तो मान लेता हूं ये 50 किलोमीटर की दौड़ है यहां से यहां तक की, है ना, 50 किलोमीटर की दौड़ में क्या बोल रहा है ये 50 किलोमीटर की दौड़ है। अच्छा 50 किलोमीटर है, ओहो हो, ए ने बी को 5 किलोमीटर से हरा दिया, क्या बात है। देखिए ए है, बी है, सी भी है, सी भी है, ठीक है, सी भी लिख लो। अगर मान लेते हैं 50 किलोमीटर की दौड़ है, समझना ये 50 किलोमीटर की दौड़ है, ए ने बी को हरा दिया 5 किलोमीटर से, यानी कि ए पूरे 50 किलोमीटर पहुंच गया, तो बी यहीं पे पहुंचा कुछ 5 किलोमीटर से बी हार गया, तो बी उससे 5 कम चल पाया, यानी कि 45 ही चल पाया। ठीक है, अब अगली लाइन में है कि अगर बी ने सी को 5 किलोमीटर से हराया, अब अगर मान लो बी और सी दौड़ रहे हैं दोनों, तो बी यहां पहुंच गया ना, तो सी पीछे रह गया, कितना 5। तो अगर अब बी 50 किलोमीटर पूरा दौड़ गया ना, अगर बी अब 50 किलोमीटर पूरा दौड़ गया ना, तो सी उससे 5 किलोमीटर पीछे रह गया, यानी कि 45 ही दौड़ पाया। मैंने कहा रेशो ले लीजिए इनका, मैंने कहा 5 धाम 50 5 9 45, 5 धाम 50 5 9 45। अब रेशो मर्ज करना आपने पढ़ा ही होगा, ये 10 है, ये 9 है, इस 9 के आगे जगह खाली पड़ी तो ये 9 लिख लो, ये 10 है, इस 10 के आगे जगह खाली पड़ी तो ये 10 लिख लो। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 धाम 100 आ जाएगा, 10 9 90 आ जाएगा, 9 9 81 आ जाएगा। अब ये बोल रहा है कि अगर मैं 50 किलोमीटर की रेस पूरी ए और सी को दौड़ाऊं, ए को और सी को, तो बताओ कितने मीटर से ए जो है वो सी को हरा देगा। सीधी बात है, ए पूरी रेस फिनिश करेगा, ज़्यादा दौड़ रहा है। तो अगर मुझे इसको 50 दौड़ाना है, पूरा 50 किलोमीटर, तो इसको भी आधा दौड़ाना पड़ेगा। इसका आधा कितना हो गया, एक काम करो, छोड़ो, चलो 100 की वैल्यू 50 दे रखी है मुझे, यहाँ देखो 100 की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। 50 किलोमीटर समझ लो, 50 और किलोमीटर है तो 1000 का गुणा कर दो, ये इतने मीटर है ना। तो ए ने सी को हराया है, तो ए सी को कितने मीटर से हरा रहा है, आप ये देख लो यहाँ पे कितने मीटर से हरा रहा है भाई, बताओ 19 से। तो जो भी ऑप्शन होगा वो 19 का मल्टीपल होगा, 19 नहीं 19 पंजे 95, 19 पंजे 95, सो देखते हैं। चलो ये 100 की वैल्यू आ गई, तो मुझे निकालना है 19 की वैल्यू। तो देखो 100 की वैल्यू अगर इतनी है तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, तो ये कितना आ गया, 500 आ गया, 500 गुणा 19 आ गया, 19 पंजे 95, 9500 मीटर आ गया। तो ये हमारे सवाल का आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। बेसिक सवाल था, इतना कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, ये देखो एक दौड़ में ए बी को 35 सेकंड से और बी सी को 45 सेकंड से हरा देता है। बी की चाल ए और सी की चाल का एवरेज है। दौड़ को पूरा करने में सी द्वारा लिया गया समय कितना है। देखिए एक ए है, एक बी है, एक सी है ना। ए बी को 35 सेकंड से हरा रहा है। अगर ए ने बी को हराया है 35 सेकंड से, इसका क्या मतलब हुआ कि ए ने 35 सेकंड पहले रेस फिनिश कर ली, या ये कह लो कि बी को 35 सेकंड और लगेंगे रेस फिनिश करने में। तो अगर मैं मान लेता हूं कि टाइम लिख लूं मैं इनका, अगर तो ए को पूरी रेस फिनिश करने में मान लो टी टाइम लगा ना, तो बी को उससे 35 सेकंड ज्यादा लगा, यानी कि टी प्लस 35 सेकंड लगा, है ना। और जो सी है उसको बी से भी 45 सेकंड ज्यादा लगा, तो इसमें 45 सेकंड और जोड़ दो, यानी कि टी प्लस 4 3 7 5 80 आ गया है। तो सी को टी प्लस 80 सेकंड लगते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये बोल रहा बी की जो चाल है वो ए और सी की चाल का औसत है। अब मुझे स्पीड निकालनी पड़ेगी। देखिए डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये वही दूरी दौड़ रहे हैं, अलग अलग दूरी नहीं दौड़ रहे हैं। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का रेशो दे रखा है, तो मैंने कहा स्पीड का रेशो कितना आएगा,
स्पीड का रेशो बनेगा टी, इनका जस्ट इनवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 1/t, ये क्या आएगा 1/t+35, है ना, और ये क्या आएगा 1/t+80। अच्छा सवाल है, ठीक है, t+80 आ जाएगा, है ना। ये बोल रहा है जो b की चाल है, यानी कि ये वाली चाल, वो इन दोनों का एवरेज है। तो ये चाल कितनी हो गई 1/t+35, ये किसके बराबर होगी, इन दोनों के योग के आधे के। एवरेज तो वही होता है ना, जोड़ के आधा कर दो। तो 1/t + 1/t+80, इन दोनों को जोड़ दो और फिर क्या कर दो, इनको आधा कर दो। तो ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा क्या, तो मैंने कहा ये 2 आ गया, बटे में क्या आ गया t+35 बराबर t+80 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो ये t+80 आ गया, और t का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो t आ गया। तो t में t जोड़ोगे तो 2t+80 आ गया ये, तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं 2t+80, है ना, 2t+80। और यहाँ t का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो t में t का मल्टीप्लाई तो t² प्लस t में 80 का मल्टीप्लाई तो 80t, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, इसका मल्टीप्लाई वहाँ कर दो, तो t² + 80t का मल्टीप्लाई 2 में, तो आप यहाँ से देखोगे तो 2t² आ गया है, प्लस 80t का मल्टीप्लाई 2 में, 80 दूना 160t आ गया है ना, बराबर t का मल्टीप्लाई 2t में तो 2t² आ गया, प्लस t का मल्टीप्लाई 80 में तो 80t, प्लस 35 का मल्टीप्लाई 2t में तो 35 दूना 70t, तो देखो 70t और 80t 150t, प्लस 35 का मल्टीप्लाई 80 में, 35 गुना 80 यानी कि 70 गुना 40, 7 चौके 2800, 2800 आ गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है, 2t² से 2t² कट जाएगा, 160t और ये 150t, 150t गया 160t में से, तो 10t बराबर ये, तो t बराबर 10 से भाग दे दोगे तो 280 आ गया, तो t की वैल्यू 280 आ गई। t का मान हमने निकालना था, निकाल लिया। मैंने कहा t का मान 280 आ गया। आपसे क्या पूछा है, c द्वारा लिया गया समय बताओ। c का समय क्या है, टाइम, देखिए ये टाइम है c का, ये वाला t+80 है, तो 280 यहाँ पे आके आप ऐड कर दो, तो 280 + 80 आ गया ये, यानी कि ये सारा समय का ही में था, सेकंड्स में था, तो 0 आ गया, 8 8 16 की 6 2 और 1 3, 360 सेकंड। 360 सेकंड का मतलब क्या होता है, 6 मिनट होता है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। बहुत बेसिक सवाल है। ये बताइए जरा, देखिए एक पानी की टंकी का 1/6 भाग भरा हुआ है, मतलब 1/6 टंकी भरी हुई है। ए और बी टंकी को क्रमशः 6 और 9 घंटे में भर सकते हैं। ए किसी टंकी को और बी किसी टंकी को 6 और 9 घंटे में भर सकते हैं, तो ए 6 घंटे में भर सकता है, बी 9 घंटे में भर सकता है। 6 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 18 आ जाएगा, है ना, तो 6 3 18, 9 दूना 18। मान लिया मैंने टोटल वर्क है 18, मतलब टोटल टंकी 18 लीटर की है, लेकिन इसने पहले ही क्लियर कर दिया है हमें कि 18 का 1/6 भाग भरा हुआ है, 1/6 भाग भरा हुआ है, यानी कि 3 लीटर भरा है। 3 लीटर क्या है, भरी है, तो अगर 3 लीटर भरी हुई है 18 में से, तो भरना कितना बाकी है, अब मात्र 15 लीटर भरना बाकी है, ये शेष है। और इसको दोनों पाइप को खोल देंगे और दोनों भरेंगे, तो देखो दोनों मिलके 5 भरते हैं, तो दोनों मिलके 5 भरते हैं, भरना है 15, तो बताओ क्या 3 घंटे नहीं लग जाएंगे। तो ये बोल रहा है शेष टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा, तो 3 घंटे लगेंगे शेष टंकी को भरने में, ठीक है ना। एक ये सवाल है, अच्छे से पढ़ो इसको। ए और बी एक टंकी को 12 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं, तो देखो एक ए है एक बी है, ये 12 घंटे 20 घंटे में भर सकते हैं। एक पाइप सी है, खाली करने वाला पाइप है, ठीक है। ए बी सी को एक साथ 8 घंटे के लिए खोल दिया गया, तो टंकी का 80% भाग भर गया। प्रारंभ में पाइप बी को 4 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर इसे बंद करके ए और सी को खोला गया है, शेष भाग कितनी देर में भरेंगे। देखिए ए किसी टंकी को 12 घंटे में भर रहा है, बी किसी टंकी को 20 घंटे में भर रहा है ना। और एक तीसरा पाइप सी है जो खाली करने वाला है, देखो सी एक खाली करने वाला पाइप है। सी की ऋणात्मक क्षमता होगी, ठीक है, नेगेटिव एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। 12 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है, तो आप 60 ले लीजिए। मान लीजिए टोटल टंकी 60 लीटर की है, तो 12 का भाग 60 में देंगे, मतलब 12 घंटे में अगर ये 60 लीटर भरेगा तो 1 घंटे में 5 लीटर, ये 20 घंटे में 60 लीटर भरेगा तो 1 घंटे में 3 लीटर। ये ए और बी पाइप की क्षमता आ गई, ठीक है। अब अगर ये तीनों मिलके चले ना, तो एक टंकी को 8 घंटे के लिए खोलेंगे ना, तो टंकी का 80% भाग भर जाएगा। तो देखो मैंने ए बी सी तीनों को 8 घंटे के लिए खोला, ए बी सी तीनों को 8 घंटे के लिए खोला, कितने घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, तो इन्होंने कितना भर दिया,
पूरी टंकी का 80%, 60 का 80% कितना होता है 48 लीटर, है ना भाई। क्या है इसका 80% है, ये इसका 80%, 60 का 80% भर देंगे ना ये तीनों मिलके 8 घंटे में, तो 8 छंग 48 यानी कि 6 लीटर प्रति घंटे भर रहे हैं तीनों मिला के। तीनों की क्षमताओं का योग है 6, तो उसमें से मुझे पता है कि ए और बी तो 5 और 3 8 लीटर भरते हैं, तो अगर ये दोनों 8 लीटर भरते हैं तो 8 में से कितना चला जाए कि 6 बचे, 2, तो इसका मतलब सी की क्षमता 2 लीटर प्रति मिनट पानी बाहर निकालने की है। ये सी की एफिशिएंसी आ गई हमारी, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि प्रारंभ में बी पाइप को 4 घंटे के लिए खोला है। अगर शुरू में बी पाइप 4 घंटे के लिए चला तो पहले बी 4 घंटे चला, तो बी 1 घंटे में कितना भरता है, आप बोलोगे बी 1 घंटे में 3 लीटर भरता है, तो 4 घंटे में 12 लीटर भर देगा वो, तो इसका मतलब टंकी 12 लीटर भरी जा चुकी है प्रारंभ में। तो 60 में से अगर 12 लीटर टंकी भरी जा चुकी है तो अब 48 लीटर भरना बाकी थी, तो उसको भरने के लिए कौन आए हैं, ए और सी आए हैं, है ना। ए बी को बंद कर दिया, तो ए और सी कर रहे हैं ना, आप देखो ए और सी मिलकर अब शेष टंकी भरेंगे। तो ए 5 लीटर भरेगा जिसमें से सी 2 लीटर खाली कर देगा, तो 5 में से अगर ये 2 खाली भी कर देगा ना तो ये 3 लीटर फिर भी भरेगा, और इसका मतलब है कि इनको 16 घंटे लग जाएंगे उस बची हुई टंकी को भरने में। 16 घंटे हमारे सवाल का आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, तो देखिए ए किसी काम को 24 दिन में करेगा, है ना, और बी ए से 20% कुशल कम कुशल है। अच्छा, मतलब बी ए से 20% कम कुशल है, ठीक है। एक बी है एक ए है, तो बी जो है ना, बी जो है वो ए से 20% कम कुशल है। 20% होता है 1/5, यानी कि अगर ये 5 गुना क्षमता वाला कुशल है ना, तो इसकी क्षमता 1 कम है, 5 से 1 कम, 4 कुशल है ये, ठीक है ना। बी ए से कम है, ठीक है। दोनों मिलके 4 दिन तक काम किया। अच्छा मुझे बताओ टोटल वर्क निकाल सकते हैं क्या अपन, बिल्कुल। मैंने कहा देखो ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, तो मैंने कहा ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, ए 1 दिन में करता है 5 काम, तो 24 पंजे 120, यानी कि टोटल वर्क हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से टोटल वर्क मेरा आ जाएगा 120, तो 120 यूनिट मेरा टोटल वर्क हो गया यहाँ से, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है ए और बी ने 4 दिन तक काम किया। मैंने कहा ए और बी ने 4 दिन तक काम किया, तो ए और बी 1 दिन में करते हैं 9 यूनिट, तो 4 दिन में कितना कर देंगे 36 यूनिट, तो 120 में से 36 यूनिट काम कर दिया है इन्होंने, ठीक है ना, है ना। अब देखिए 120 में से 36 काम हो गया, तो बचा कितना 10 - 6 यानी कि 4 बचा, 12 - 4 यानी कि 8 बचा। 84 लीटर अब काम करना और बाकी है, और है ना, ठीक है ना। और ये काम कर रहे हैं बी और सी मिलके, शेष काम 14 दिन में। तो देखो बी और सी ने मिलके ये शेष काम 14 दिन में कर दिया, तो अगर बी और सी ने 14 दिन में ये 84 काम कर दिया, तो 14 × 84 यानी कि दोनों मिलके 1 दिन में 6 काम करते हैं। अब दोनों मिलके अगर 6 काम कर रहे हैं, ध्यान से समझना, तो मैं कह सकता हूं क्या कि दोनों मिलके अगर 6 काम कर रहे हैं जिसमें से बी की क्षमता तो 4 है, तो सी की क्षमता कितनी बची, 2 बची क्या, तो यहां से मैं सी की क्षमता को भी 2 बोल सकता हूं क्या, बिल्कुल। अब ये बोल रहा है कि ए बी सी तीनों मिलके मूल कार्य का, यानी कि 120 का 11 बटे भाग कितने दिन में करेंगे, तो मैंने कहा देखो 120 का 11/12 भाग कराना है अपने को, तो 120 का 11/12 भाग काम कराना है, किससे कराना है, ए बी सी तीनों से, ए बी सी तीनों से काम कराना है इतना। ए बी सी तीनों की क्षमता कितनी है, ए की 5 है, बी की 4 है, सी की 3 है, 2 है, 5 4 9, 9 2 11, 11 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। आप जब इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो आप बोलेंगे 11 से 11 कटेगा, 12 से 120 कटेगा 10 बार, यानी कि 10 दिनों में ये काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। विलियन है ए और बी में स्पिरिट और जल का अनुपात 2:3 में और 7:8 में है। 6 लीटर ए को 9 लीटर बी के साथ मिलाया जाता है, परिणामी मिश्रण में स्पिरिट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ए और बी स्पिरिट और जल का रेशो 2:3 है और 7:8 है। 2 विलियन है, एक विलियन ए है, एक विलियन बी है ना। स्पिरिट और वाटर दे रखा है, यहाँ स्पिरिट कितना है, वाटर कितना है, स्पिरिट कितना है, वाटर कितना है, 2 3 7 8 में हमें दे रखा है ये, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये घोल है 6 लीटर का, ये घोल है 6 लीटर ए को 9 लीटर बी के साथ मिलाया गया है, ठीक है। तो स्पिरिट पूछा है हमसे, मतलब हमें स्पिरिट से मतलब है, वाटर से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ स्पिरिट की मात्रा कितनी है 6 लीटर में, तो देखो 6 लीटर में स्पिरिट है 2, टोटल कितने में से 5 में से, प्लस यहाँ स्पिरिट कितना है 9 लीटर में से, तो 9 लीटर में से 7 भाग स्पिरिट है, टोटल 7 8 15 में से, तो ये स्पिरिट की मात्रा हो गई, स्पिरिट की, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिए, 6 दूनी 12/5 यानी कि 2.4 है ना, प्लस 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 7 तिया 21/5 आ गया। तो 21/5 का मतलब क्या होता है, 5 चौके 20, 1 बचा 5 दूनी 10, 2 बचा 5 पंजे 5 चौके 20,
एक बार फिर से देख लो, 5 चौके 20, एक बचा, भाग ही नहीं जाएगा शून्य, तो 5 दूनी 10, दो बचेगा, 5 चौके 20, ये इतना आ गया। 4 2 6, 6.64 इतना स्प्लिट हो गया आपका, ठीक है ना, है ना। हाँ, तो ये बोल रहा है परिणामी मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा कितनी है, तो देखो स्प्रिट है 6.64, 6.64 स्प्रिट है टोटल 15 लीटर में, तो ये कितना परसेंट है, बस ये पूछा है आपसे। 100 का मल्टीप्लाई होते स्प्रिट पता चल जाएगा परसेंटेज में कितना है। मैंने कहा आप इंटू करेंगे ना जब इसमें, तो देखिए 100 से मल्टीप्लाई करते ये आ जाएगा, तो 15 चौके 60 आ जाएगा, 60 6 बचेगा, 15 चौके 60, है ना, लगभग 44 के करीब जा रहा है, ठीक है। 15 चौके 60, 6 बचेगा 64, 15 चौके 60 अप्रोक्सीमेटली आ रहेगा। एक बार चेक कर लेता हूँ। 6 लीटर का घोल ए है, 9 लीटर का घोल बी है, 2:3 में है, 7:8 में है। 6 का 2/5 भाग है, ये 9 का 7/15 भाग है, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 6 दूनी 12/5, 12/5 यानी कि 24 आएगा, 2.4, ठीक है। और ये आएगा 7 तिया 21/5, सही है। जोड़ने में गड़बड़ है क्या, 4 और 2 6, 4, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 44% लगभग है, 44% लगभग, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज आ रही है, ये आंसर हो जाएगा आपका। ये बताइए निम्न में से वो कौन सी शर्त है जहां रेखाएं ये और ये अनंत हल होंगे। देखिए अनंत हल होने की कंडीशंस आप जानते हो, है ना। अनंत हल कब होते हैं, अनंत हल होते हैं तब, अनंत हल की कंडीशंस क्या है, तब होते हैं जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर आ जाए c1/c2 के, ठीक है। तो a/l बराबर b/m, a/l बराबर b/m, a/l b/, ये नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। c/n है क्या, c/n है, ठीक है। दो वृत्त एक दूसरे को बिल्कुल स्पर्श नहीं कर रहे हैं, तो मैंने कहा देखो एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, अब इनकी रेडियाई अलग अलग हो सकती है ना, ठीक है। ये बोल रहा है कितनी अधिकतम बाह्य उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अच्छा, बाहर से आप कितनी टेंजेंट खींच सकते हो, तो देखो मैंने कहा एक स्पर्श रेखा ये खींच दी आपने, जो इसको स्पर्श करके जा रही है, ठीक है। आप बोलोगे दूसरी कैसे खींच सकते हैं, मैंने कहा दूसरी ऐसे खींच सकते हैं, देखो आप जरा, ये दूसरी खींच दी, है ना। आपसे बोल रहा है अधिकतम कितनी बाह्य उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, कॉमन टेंजेंट कितनी खींची जा सकती है। इसने ये नहीं बोला है कि सीधी या तिरछी, मतलब टोटल 4 खींची जा सकती है, टोटल 4 खींची जाएगी। 2 और कैसी, तो देखो 2 और ये भी तो खींची जाएगी, देखो ये एक टेंजेंट नहीं है क्या, बिल्कुल है ना। एक टेंजेंट ये हो जाएगी आपकी, समझ रहे हैं, है ना। तो एक टेंजेंट, 2 टेंजेंट, 3 और ये 4 टेंजेंट से ज़्यादा नहीं खींची जा सकती किसी भी सर्कल के अंदर, तो 4 टेंजेंट मैक्सिमम खींची जा सकती है। त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर, ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये पी क्यू आर, ठीक है। ये बोल रहा है एस और टी क्रमशः पी क्यू और पी आर पे बिंदु हैं, पी क्यू और पी आर पे 2 बिंदु हैं एस और टी। मैंने कहा एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ये बिंदु एस हो गया, ये बिंदु टी हो गया, ठीक है। एस टी क्यू आर के पैरेलल है, इस क्यू आर के पैरेलल हो गया एस टी, यानी कि ये जो एस टी है ये इसके पैरेलल हो गया, ठीक है ना। चलिए पैरेलल हो गया। पी एस 16 है, ध्यान से समझना, पी एस, पी से एस तक 16 हो गया, एस क्यू 14 है, एस क्यू 14 आ गया, क्यू आर 24 है, क्यू आर ये 24 आ गया। तो आपसे एस टी पूछा होगा, एस टी मान लीजिए एक्स है। देखिए साइड्स का रेशो हमेशा बराबर होता है जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ये छोटा ट्रायंगल इस बड़े ट्रायंगल के अंदर फिट है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, सिमिलर, यानी कि समरूप हो जाएंगे। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण कहलाता है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, और ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, छोटे ट्रायंगल में भी आता है, बड़े ट्रायंगल में भी आता है। करस्पॉन्डिंग एंगल और आपके कॉमन एंगल होने के कारण ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे।
तो मैंने कहा इस छोटे ट्रायंगल की ये वाली भुजा 16 है, बड़े ट्रायंगल की ये वाली भुजा 16 + 14 यानी कि 30 आ गई। इसी प्रकार छोटे ट्रायंगल की ये वाली भुजा x है और बड़े ट्रायंगल की ये वाली भुजा 24 आ गई। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 16 चौके 64/5 आ गया है, तो 64/5 आ गया बराबर x आ गया। तो 5 से भाग देंगे आप तो कितनी बार जाएगा, 128 है ना, 64 दूना 128 होता है, तो ये लगा के पॉइंट लगा दीजिए, तो 12.8 आ जाएगा आपका, ये आपका x का मान हो जाएगा हमारा, यहाँ पे st की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है ना। दी गई आकृति में AO बराबर CD है, AO CD के बराबर है, ये देखो ये AOCD, AO बराबर CD है, AO बराबर हो गया CD के, है ना। तो मैं अगर यहाँ से इसको मिला दूँ, ये सेंटर है तो ये भी रेडियाई हो जाएगी, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये भी रेडियाई हो गई, ये भी रेडियाई है, ये भी रेडियाई है, सब बराबर हो गया है, तो है ना, ये सब रेडियाई है। तो देखिए अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो ये रेडियाई हो गई, तो ये भुजा ये भुजा ये भुजा सब बराबर, ये इसी प्रकार दो भुजाएं बराबर, ये भी बराबर हो गई, ठीक है, क्योंकि दोनों P पे मिल रही हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर सभी भुजाएं बराबर हैं तो सारे कोण बराबर होंगे, तो ये 60 एंगल, ये एंगल 60, ये एंगल 60, ये एंगल 60, 60, 60, 60, सारे एंगल 60 हो जाएंगे। तो APB पूछा है आपसे, APB 60 हो जाएगा आंसर आपका, तीसरा ऑप्शन है, ठीक है। त्रिभुज ABC में, तो देखिए त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज ABC है, ठीक है, त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC में लंब केंद्र, केंद्रक, अंतः केंद्र और परिकेंद्र एक दूसरे से मेल खाते हैं, और यदि इसकी एक भुजा की लंबाई √27 है तो शीर्ष A से होकर जाने वाला शीर्षलंब क्या है। ध्यान से समझना, शीर्ष A से जाने वाला शीर्षलंब, यहां से एक एल्टीट्यूड खींच रहा हूं मैं। एक बात बताओ, आप ये चीज पढ़े हो ना सब लोग, कि ये जो चारों केंद्र है, लंब केंद्र, केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, ये एक ही बिंदु पे होते हैं, किस त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में। एक ही रेखा पर होते हैं, किस त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में। और सब यूलर लाइन पे होते हैं, यूलर लाइन पे एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक इसके अंदर होते हैं, ऐसे एक लाइन बनाई दी जाती है इस तरीके से, वो यूलर लाइन होती है। आमतौर पे उसको सीधा दिखाया जाता है पर वो होता नहीं है सीधा एक्चुअली में, ठीक है। यूलर लाइन पे अगर मुझे एक ही भुजा दे रखी है इसकी और एल्टीट्यूड पूछा हुआ है, और ये बोल रहे हैं कि लंब केंद्र, केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र एक दूसरे से मेल खाते हैं, यानी कि इसी बिंदु पे चारों केंद्र आ गए हमारे, इसका मतलब यही हुआ। अगर ये बोल देता, अगर समद्विबाहु त्रिभुज होता तो ये बोल देता कि दोनों चारों केंद्र एक ही रेखा पर विराजमान है, क्योंकि उसने ये नहीं बोला है, और चारों केंद्र इसने ये भी नहीं लिखा है कि यूलर लाइन पे है, तो ये विषमबाहु त्रिभुज भी नहीं है, ये समद्विबाहु भी नहीं है, तो एकमात्र त्रिभुज बचता है समबाहु त्रिभुज, जिसमें एक ही बिंदु पर चारों केंद्र होते हैं। तो चारों केंद्र यहाँ पे हो जाएंगे, तो यही आपकी माध्यिका भी हो जाएगी, यही आपका एल्टीट्यूड यानी कि शीर्षलंब भी हो जाएगा। तो अगर यही शीर्षलंब है तो ये माध्यिका की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई भी हो गई। तो मैंने कहा समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई या शीर्षलंब कह लो, एक ही बात है, शीर्षलंब, है ना। तो ध्यान देना, ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में ही ऐसा पॉसिबल है और कहीं भी नहीं है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई या उसका शीर्षलंब क्या होता है, तो वो होता है √3/2 इंटू भुजा होता है, √3/2 इंटू भुजा होता है। तो √3/2 इंटू भुजा, भुजा कितनी है हमारे पास, 27 है रूट में, तो रूट में 27 आ गया, तो 27 × 81, यानी कि रूट में 81 मतलब 9 हो जाएगा, बटे में तो 9 का आधा कितना हो गया, 4.5। तो इसकी भुजा 4.5 होनी चाहिए एल्टीट्यूड की, 4.5 हो गया ना आपका एल्टीट्यूड, A से D तक मान लो ये लंबाई है AD, तो AD आपका 4.5 बन जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये बताओ, समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण 24 है, अब देखिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेते हैं, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सॉरी क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। कर्ण 24 है, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये कर्ण 24 हो गया। ये बोल रहा 30 डिग्री वाले कोण की सम्मुख भुजा 12 है, ये 30 डिग्री कहीं भी मान लो, ये हो गया 30 डिग्री, इसके सामने की भुजा 12 हो गई, सम्मुख भुजा यानी कि सामने वाली भुजा, ठीक है। इस 30 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी हो गई, 12 हो गई, हमें दे रखा है। फिर ये बोल रहा 60 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी। अबे ये क्या सवाल है, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है बताइए। भाई 30 डिग्री के सामने 12 है, तो 90 डिग्री के सामने उसका डबल होती है, देखो 12 का डबल 24,
तो इस 60 डिग्री के सामने क्या आएगा, इस 12 का रूट 3 गुना, यानी कि 12 √3 आ जाएगा, ये 12 √3 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं वर्ग का परिमाप 120 है, एक आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 ज़्यादा है, चौड़ाई वर्ग की भुजा से 6 कम है, वर्ग और आयत के क्षेत्रफल के बीच का अंतर आयत के क्षेत्रफल का लगभग कितना % है। मैंने कहा देखिए एक वर्ग बनाता हूं, ये एक वर्ग है, ठीक है ना, ये एक वर्ग है, और ये एक रेक्टेंगल हो गया आपका, है ना। वर्ग का पेरीमीटर 120 है, चूंकि हम सारी भुजाएं बराबर बराबर होती है इसकी, तो 120 के 4 बराबर टुकड़े करो तो 30 30 30 30 के बनेंगे, तो इसकी 30 भुजा लंबाई भी 30 होगी, चौड़ाई भी 30 होगी, है ना। लेकिन ये बोल रहा है कि आयत की जो लंबाई है वो वर्ग की भुजा से 5 ज्यादा है, तो लंबाई 5 ज्यादा हो गई तो 35 हो गई, है ना। चौड़ाई जो है वो 6 कम है, तो 30 से 6 कम हो गई तो 24 हो गई, ठीक है ना। चलिए अब आपसे बोला हुआ है, ध्यान से समझना, कि वर्ग और आयत के एरिया के बीच का जो अंतर है वो आयत के एरिया का कितना % है। तो देखो अगर किसी वर्ग की भुजा 30 है तो उसका एरिया कितना बनेगा, 30 का वर्ग 900, और अगर किसी वर्ग की किसी आयत की लंबाई चौड़ाई पता है तो एरिया निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। 35 गुणा 24 करने के बजाय इसको डबल करो, इसको आधा करो, डबल करने पे 70, इसको आधा करने पे 12, 12 गुणा 70, 12 7 84, 840 आ गया। तो इसका एरिया 840 है, इसका एरिया 900 है। आपसे पूछा हुआ है, ध्यान देना, इनके एरिया का जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 60 का। 840 में 60 जोड़ोगे तभी तो 900 आएगा। तो ये जो अंतर है ना, ये आयत का कितना % है, बस ये पूछा है, आयत के क्षेत्रफल का कितना % है। तो बस इसको कैलकुलेट करिए। देखो 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 4 2 42 बार, है ना। 14 तिया 42, ये 14 आ जाएगा बटे में, तो 100 बटे 14 कितना होता है, लगभग 7.14 के करीब, लगभग पूछा है तो 7.14 होता है ये। 100 में 14 का भाग दोगे ना तो 7.14% होता है ना। 1/14 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 7.14, ये इतना आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए मान लें R1 और R2 क्रमशः गोलों A और B की त्रिज्याएं इस प्रकार है। भाई दो गोले हैं मान लेते हैं A और B, है ना, चलो दो गोले हैं A और B, इनकी त्रिज्याएं R1 R2 है, त्रिज्याओं का योग 9 है, और A और B के आयतों का योग 7 और 9 है। आयतों क्या होता है, आयतों, आयतन, आयतन होगा, या आयतों नहीं होगा, आयतन होना चाहिए। गोले का आयतन होता है, आयत थोड़ी ना होता है, हैं? आयतनों, हाँ आयतनों का योग होगा चाहिए, ठीक है ना, आयतनों, आयतनों, ठीक है। तो देखिए दो रेडियाई हमें दे रखी है, एक R1 है एक R2 है, इन दोनों का योगफल 9 दे रखा है और आयतनों का योग 792 है। मैंने कहा ऐसी कौन सी दो संख्या है जिनको जोड़ें तो 9 आए। आप बोलोगे 8 और 1 9, 7 और 2 9, है ना, 6 और 3 9, 5 और 4 9, और 4 और 5 9। बात वही हो गई, 4 5 5 4 ले लो। तो ये 4 नंबर चेक करने हैं। ये बोल रहा है इनके आयतनों का योग 792 होना चाहिए। 5 का घन 125, 4 का घन 64, जोड़ने पे 792 नहीं आ रहा, तो ये आंसर नहीं होगा। 6 का घन 216, 3 का घन 27, जोड़ने पे तो ये तो 250 भी नहीं हो रहा, तो ये भी आंसर नहीं होगा, है ना। 7 का घन कितना हो गया, 343, 2 का घन हो गया 8, 792 नहीं आ रहा, 8 का घन 512, हो ही नहीं रहा यार ये तो, है। आयतनों का योग 792 कहाँ से आ रहा है बताओ, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा फिर तो। अगर दो गोले हैं, समझना मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी, होगा यार, ऐसा थोड़ी हो सकता है। 5 4 9, 8 7 6 5 4 तो वही हो जाएगा। 8 का घन 512, 7 का घन 343, 6 का घन 216, 5 का घन 125, 64 नहीं हो रहा यार। चलो कोई बात नहीं, नहीं हो रहा तो फिर अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। R1 + R2 9 है, तो R1 + R2 9 दे रखा है ना। आयतनों का योग दे रखा है, तो मैंने कहा गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब, 792 है। 4/3 पाई कॉमन ले लो,
पाई की वैल्यू तो 22/7 हो गई, तो ब्रैकेट में आ गया R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब, 792 है। इसको आप काट सकते हो। मैंने कहा देखो 11×2 = 22, 11×7 = 77, 11×2 = 22, 4×2 = 8, 8×9 = 72, 9 बार कटेगा, 7×21 21 इंटू 9 आ गया ये। तो R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब, गड़बड़ हो गया ना, देखो 7×21 इंटू 9 आएगा, 21 इंटू 9 यानी कि 9 कम 9 9 दूना 18, 189 आना चाहिए ना। ये क्या बोल रहा है, त्रिज्याओं के घनों का योग 179 होना चाहिए, तो ये यहाँ पे होगा ना भैया। मैंने तो ये 4/3 पाई तो ऐसे इग्नोर मारा जैसे तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मारते हो इग्नोर। यही तो गड़बड़ हो गया मुझसे, हैं। तो देखिए अब दोनों रेडियस का क्यूब 189 होना चाहिए। ऐसी दो वैल्यू सोचिए जिनका योग करने पे 9 आए, और घनों का योगफल कितना आना चाहिए अपना, 189 आना चाहिए। भाई सोचिए ऐसी दो संख्याएं, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9, 7 का घन 343, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 का घन 216, इससे ज़्यादा हो जाएगा, 5 का घन 125, 4 का घन 64, 5 4 9 12 6 18, बिल्कुल 5 और 4, तो आंसर आ गया। तो इसका मतलब R1 और R2 5 और 4 हो जाएंगे, है ना। कोई एक का मान बड़ा होगा छोटा होगा, ठीक है। R1 R2 का स्क्वायर पूछा है, तो 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, वर्गों का योग पूछा है, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 16 41 होता है, 41 आंसर आ गया, ठीक है ना। रेखिक समीकरण है, देखिए एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल आया है। रेखिक समीकरण है, ये और ये के ग्राफ बिंदु इस पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए आप भी जानते हो कार्टेशियन प्लेन में अगर ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया हमारा, है ना, तो एक बात बताओ, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, सीधी बात है, तो एक रेखा ये जा रही है ना, और एक रेखा ये जा रही है इस तरीके से। तो जहां पर दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, समझदार हो आप लोग, है ना, ये वाला बिंदु है वो, तो इसका मतलब है दो रेखा एक दूसरे को काट रही है, तो उन दोनों को हल करके जो वैल्यूज मिलेगी मुझे एक्स और वाई की, वो उसी बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। समझ रहे हो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो 3x - y है बराबर, ये माइनस का 5 हो गया, 5 उधर फेंक दिया, 2x + 3y है बराबर 4 हो गया। मैंने कहा ये दो इक्वेशंस है, एक काम करिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें क्या ऊपर वाली में, ताकि 3y से 3y कट जाए। तो मैंने कहा ऊपर 3 का मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई करने पे 3 3 9x आएगा, -3y -15, ये 3y से 3y कैंसिल, 9x में से 2x गया तो 7x बराबर 15 - 4 यानी कि माइनस का 11 आ गया। अच्छा ये 9 और तो 11 बनेगा ना यहाँ पे, तो x बराबर क्या आ गया, -1। x की वैल्यू माइनस का 1 आ गई, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आप यहाँ रख दीजिए, तो ये -1 रखते ही माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 इधर गया तो 2 बचेगा, है -3 है ना, -3 इधर जाएगा तो +3, मतलब y बराबर 2 आ जाएगा यहाँ से। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है क्या, 9 और तो 11x आ गया, 15 - 4 माइनस का 11, 11 से 11 कटेगा 1, x की वैल्यू -1 है ना, तो -1 इधर आएगा तो +2, हाँ तो 6, 3 से 6 कटेगा 2 बार, ठीक है। -1 है, y2 है, मतलब x की दिशा में नेगेटिव जाना है मुझे, तो ये ग्राफ यहाँ पे बनेगा कुछ, है ना। तो मैंने थोड़ा सा ये बना गलत दिया है, बाकी आपको उस पर कोई वो नहीं करना चाहिए इतना, ठीक है। चलिए अब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान देना कि ये जो लाइन्स है ना वो यहाँ रही होगी, ये दोनों लाइन्स यहाँ पे रही होगी कहीं पे, है ना, है ना भाई। एक्स हमारा नेगेटिव है, आपको दे ही रखा है, एक्स आपका नेगेटिव है, ठीक है ना।
चलिए, तो ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, है ना, ये एक्स डैश हो गया यहाँ पे, ये एक्स डैश हो गया। तो एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो एक्स नेगेटिव कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो मान लेता हूँ ये नेगेटिव यहाँ पे है कुछ, है ना, अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज़ लेना है अपने को। तो ये इक्वेशंस कुछ इस तरीके से काट रही होगी यहाँ पे, है ना, वाई 2 है, हाँ, तो ये इस तरीके से कुछ यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ से आप अगर -1 चले हो, यहाँ पे -1, तो वाई की दिशा में आप 1 चले हो और 2 चले हो। तो अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूँ यहाँ पे, तो इसको आगे बढ़ाने पर यहाँ और इसको आगे बढ़ाने पर यहाँ, ये रेखा यहाँ से गुजर रही होगी, तो इस बिंदु के निर्देशांक हो गए -1, 2, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि बिंदु P पे प्रतिच्छेद कर रही है, जिसके वैल्यू वो जो है निर्देशांक अल्फा बीटा दे रखा है, तो ये अल्फा ये बीटा है। तो ये बोल रहा है बिंदु P भी किस ग्राफ पे स्थित है। तो ये जो बिंदु P है, ये जो बिंदु P है, ये किस रेखा पे स्थित है। एक और रेखा है तीसरी जो यहाँ से गुजर रही है, तो ये दोनों बिंदु उसको सेटिस्फाई करने चाहिए। आप यहाँ रख दो -1, तो -4 हो गया, ये 6 आ गया, ये 2 + 2 4 आ जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। मतलब ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन में रखने पे 0 आना चाहिए। -4 हो गया, ये y की जगह 2 रख दोगे तो 3 दूना 6 आ गया, 6 में से 4 गया तो -2 -1 आ जाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ रख दो 5, -5 आ गया, ये +2y है तो 2 दूना 4 आ गया, ये तो 4 + 1 बराबर 0 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर देगा आपका, है ना। -5 और +5 0, x की वैल्यू नेगेटिव, ये नहीं होगा फिर और क्या, 5 -5 आ गया, ये -2 2 दूना 4 आ गया, -3 आ गया, तो माइनस, ये तो सारे नंबर माइनस के हो गए, तो ये आंसर नहीं होंगे। तो एक ही ऑप्शन आ रहा है तीसरा वाला, जिसमें वैल्यू रखने पर संतुष्ट करेगा। रूट में 2 + 2 tan स्क्वायर थीटा है अपॉन 1 + cot स्क्वायर थीटा है। देखिए रूट में कितना आ गया, 2 + 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा और 1 + cot स्क्वायर थीटा, है ना। यहां से 2 बाहर ले लो तो √2 आ जाएगा, √2 है भी सही ऑप्शन में, ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, √2 तो दिख ही रहा है। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा बाहर आ जाएगा यहाँ से। 1 + cot स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा होता है, वैसे तो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो बाहर आ जाएगा। तो ये √2 गुना ये आ गया, है ना, √2 × ये आ गया, ठीक। ये है √2। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा, और कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। तो ये √2 है, ये साइन चला जाएगा ऊपर बटे में cos, तो sin थीटा बटे cos थीटा, और sin थीटा बटे cos थीटा होता है √10 थीटा। तो देखो √2 tan थीटा आंसर आ जाएगा, ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। tan थीटा + cot थीटा बटे 1 + cos थीटा - sin स्क्वायर थीटा इंटू cot थीटा 1 + cos थीटा रूट में सेक स्क्वायर थीटा + कोसेक स्क्वायर थीटा। tan थीटा + cot थीटा क्या कर सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा साइन में बदल दें, sin थीटा बटे cos थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा, है ना, इंटू cot थीटा है, cot थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1/tan थीटा, 1/tan थीटा लिख सकता हूँ मैं इसको, बोलिए। एक काम करें, इसको tan में बदल देता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, चलो इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा tan थीटा, tan थीटा को tan थीटा ही रहने दो, है ना, cot थीटा को 1/tan थीटा लिख लो, ऐसा कर लो, एक काम करो, है ना। और नीचे क्या है, इंटू में क्या लिखा हुआ है, 1 + cos थीटा है, ठीक है। नीचे देखो 1 + cos थीटा - sin स्क्वायर थीटा, देखो 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा में cos थीटा जोड़ना है, और अगर मैं cos थीटा कॉमन ले लूँ तो cos स्क्वायर थीटा में से एक cos बाहर आ गया, तो cos थीटा + 1 बचेगा, या ऐसे लिख लो 1 + cos थीटा बचेगा, इंटू रूट में सेक स्क्वायर थीटा + कोसेक स्क्वायर थीटा है। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देना नीचे, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 1/cos स्क्वायर थीटा + 1/sin स्क्वायर थीटा,
इसका मल्टीप्लाई है, इसका मल्टीप्लाई, डायरेक्ट रिजल्ट भी है पर आपको बता देता हूँ कैसे आया है। साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई एक में तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई तो कॉस स्क्वायर थीटा, बटे में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देखेंगे ये ऊपर तो 1 आ जाएगा, 1 के बटे में ये बचेगा, तो इसका स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट यानी कि 1/sin थीटा कॉस थीटा। तो इसका रिजल्ट भी है डायरेक्ट ये, है ना, 1/sin थीटा कॉस थीटा। हालांकि ध्यान देना ये रूट में है इसलिए स्क्वायर हट गया है, वरना ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/sin थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना, चलिए ये रिजल्ट होता है डायरेक्ट। अब आप देखो इसको, देखो ये तो कट रहा है इससे, ऊपर ऊपर वाला कोस थीटा से कोस थीटा भी कट गया, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1 और प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बचेगा, बटे में कितना आएगा tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, है ना, और ये 1/sin थीटा पलट के चला जाएगा ऊपर, तो ये साइन थीटा आ जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, बटे में क्या है tan स्क्वायर थीटा है। अब एक बात बताओ, सेक थीटा का मतलब क्या होता है, सेक थीटा, अच्छा सेक स्क्वायर है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा है, और बटे में क्या है tan स्क्वायर थीटा है। ये जो cos स्क्वायर थीटा है, चलो ठीक है tan स्क्वायर थीटा ही रहने दो इसको यहाँ पे, साइन थीटा के बटे में एक cos थीटा ले लोगे तो tan थीटा अलग बन जाएगा एक, तो एक तो tan थीटा आ जाएगा और बचेगा 1/cos थीटा। 1/cos थीटा का मतलब क्या होता है सेक थीटा, और बटे में क्या है tan स्क्वायर थीटा है ना, तो एक tan थीटा इंटू दूसरा tan थीटा, ये इससे कटेगा। सेक थीटा क्या होता है, अरे यार यहीं कर लेते हैं, देखो tan स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा यहीं कट रहा है डायरेक्ट, है ना, और एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कटेगा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा के बराबर, तो साइन थीटा हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अरे एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया है, देखो ये ऊपर साइन थीटा दे रखा है, आहा देखो ये साइन थीटा है यहाँ पे, बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, और पूरे के बटे में साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बटे में जाएगा ना साइन स्क्वायर थीटा, तो एक साइन से एक साइन कटेगा तो 1/sin थीटा बचेगा, और 1/sin थीटा क्या होता है कोसेक थीटा हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये सारे सवाल हमारे खत्म हो गए आज की क्लास के। ठीक है, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं हमारे ये थे BSF HCM एग्जाम के। ठीक है, ऐसे ही एक BSF की HCM एग्जाम के अलावा एक CISF का भी HCM का एग्जाम हुआ है, वो पेपर बहुत हार्ड हुआ है, मतलब बहुत अच्छे कठिन प्रश्न आए हैं उसमें, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें वो भी मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, वो भी 2-4 दिन में आपको मिलेगा, मतलब आपको 2-1 दिन में मिलती रहेगी ये क्लासेस, है ना, तो डेली में ये रिकॉर्ड करके आपको डालूंगा जिससे हमारा समय कम लगे और कम समय में मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको दे पाऊँ, और वो भी क्वालिटी कंटेंट। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों कल, आप कमेंट करिएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये क्लास हमारी। ठीक है, और अगर हम ये इसी तरीके की सीरीज़ शुरू कर दें तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये फर्स्ट टाइम है जब मैं पहली बार अपने जीवन में कोई क्लास रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बताइएगा ज़रूर, है ना, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा परफेक्शन अकेडमी को। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।